हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नीरज राजपूत और आशीष कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में, और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, ये जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है, जो अभी जानकारी दी हमारे सहयोगी ने कि सेना अपनी ही सुरक्षा में अपने ही दूसरे हेडक्वार्टर में लेकर जा रही है? बिल्कुल रोमाना, क्योंकि इस वक्त केपी शर्मा ओली अगर नेपाल में कहीं सुरक्षित हैं तो वो सेना की ही कस्टडी में है। उसके अलावा उनको कहीं जगह मिलेगी नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि उनके निजी आवास तक को भी जो जनता है, जो लोग हैं, युवा हैं, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, वहाँ पर आग लगा दी। वहाँ पर जितने भी मंत्री हैं उन सबको। अब ऐसे में ये जो नेपाल आर्मी के चीफ हैं, नेपाल आर्मी को ये तय करना है कि आखिरकार किस तरह से आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगा। क्या जिस तरह से हमने बांग्लादेश में देखा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा कि बांग्लादेश आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने ही जो इंटरिम सरकार बनाई थी वो उन्होंने ही बनवाई थी। जो लगता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आपने भी बताया, काठमांडू की जो मेयर हैं, जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं युवाओं के बीच में, खुद वो युवा नेता हैं, उनकी अगुवाई में क्या सरकार बनती है, कोई इंटरिम सरकार बनती है और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। ये अभी, क्योंकि जितने भी आप देखिए, शेर बहादुर देउबा के बेटे के होटल में आग लगा दी है, प्रचंड जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके घर में भी तोड़फोड़ मचाई है। केपी शर्मा ओली तो है ही हैं, जितने वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जितने भी, उन सबके मंत्रियों को आग लगाई है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो नेपाल की जनता, वो अब जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स पूर्व या अभी प्रेजेंट के हैं या थे, उनको किसी को मानेगी, उनके नेतृत्व में कोई सरकार बनेगी। ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई न्यूट्रल लीडर, जैसे कि चाहे बामिन शाह हो या फिर कोई दूसरा नेता हो, उनके नेतृत्व में ही बनेगी, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि नेपाल आर्मी खुद अपने हाथों में सत्ता लेगी। आशीष? जी हाँ, बिल्कुल, ये नीरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, पहले मुझे लगता है कि कोई साझा समिति भी बनाई जा सकती है जिसके आधार पर ये तलाशा जाए कि आखिर वो शख्स कौन हो जो इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करे। ऐसा लगता है कि पहले कोई इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस करनी पड़ेगी अगर सेना सीधे तौर पर। आशीष, मैं रोक रही हूँ आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वीरेंद्र के हम एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, बताइए जरा, आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे चुके हैं केपी शर्मा ओली, इन्हें सेना अपनी ही सुरक्षा घेरे में, अपनी ही किसी अन्य ठिकाने पर लेकर जा रही है, इनकी सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया जा रहा है, और इनके जो अन्य साथी हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि सभी को सेना ने अपने हेडक्वार्टर में ही शिफ्ट कर लिया था, सभी के आवास से सबको सुरक्षित निकाल लिया गया था। वीरेंद्र? ओके, जी वीरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, मैं कह रहा था कि पहले ये तलाशना होगा, अगर ये सेना तय नहीं करती है कि वो पूरे देश को फिलहाल अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, एंड आई वुड ऑल्सो टेंड टू बिलीव, जो नीरज कह रहे हैं कि संभव है कि इससे नेपाली जो आर्मी है, रॉयल नेपाल आर्मी, वो पूरी तरह से अपना नियंत्रण अभी फिलहाल स्थापित नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यही वजह है कि कोवर्ड्स गवर्नेंस के अगेंस्ट इतनी बड़ी संख्या में जब लोग सड़क पर निकले हैं, तो निश्चित तौर पर एक बीच में एमिकेबल समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। जिस तरह से यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, करप्शन का आरोप, बड़े बड़े आरोप की इस तरह से मिस गवर्नेंस नेपाल की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया, जिसको लेकर के वो इतने निराश और इतने हताश, इतने डिसअपॉइंटेड थे कि आखिरकार ये इंश्योर किया कि इस सरकार को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और केपी शर्मा ओली को न चाहते हुए भी, तमाम जिद के बावजूद, अपने हट को किनारे रखते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, सेनाध्यक्ष के कहने के बाद, ये बात समझाने के बाद कि अगर नहीं हटे तो हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है मुझे कि कोई ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस करके, संभव है कि उसके बाद फिर और इस सब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट वाली बात आप कह रहे हैं जो रिप्लेस करेगी, उस सब के बीच यहाँ पर सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नीरज? बिल्कुल, इस वक्त अगर देखेंगे अगर हम लोग, तो कि केपी शर्मा ओली को अगर कोई मना पाया है तो वो नेपाल आर्मी ही मना पाई है। नेपाल आर्मी के चीफ ने ही उनको कहा, उनको सलाह दी कि आप ये छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने कल हमने देखा मना पाई। मैं जरा सा आपसे डिफर करूंगी, आपसे इस पर क्लैरिटी चाहूंगी। इसको मना पाना कहेंगे या इसको दबाव डालना कहेंगे? कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से सरकार ने नेपाल आर्मी को सड़कों पर उतारा था, लेकिन नेपाल आर्मी ने साफ ऐसा लगता है कि मना कर दिया कि हम अपनी जनता के ऊपर, अपने युवाओं के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। हमने देखा, खुद वीडियो सामने आए थे जब नेपाल आर्मी की जो मिलिट्री व्हीकल्स थे उनके नीचे प्रदर्शनकारी जो है आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेपाल आर्मी के सैनिक थे उन्होंने चलाने से गाड़ी मना कर दिया। वो साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि नेपाल आर्मी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अपनी ही जनता पर, जो कल पुलिस ने जो गोलियां चलाई थी, सुरक्षा बलों ने चलाई थी, वो गलती नेपाल आर्मी करे, क्योंकि नेपाल आर्मी
कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मनाना चाहती थी केपी शर्मा ओली को कि आप जाइए, अन्यथा स्थिति और ज़्यादा विकराल हो सकती है। संसद में पूरी आग लगा दी गई है, सारे मंत्रियों को आग लगा दी गई, और आप जिस तरह से कहते हैं कि रोम वाज बर्निंग, रोम पूरा काठमांडू जल रहा है, और केपी शर्मा ओली अपना सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो अशोक राज चेडिल हैं, जनरल अशोक राज चेडिल, उन्होंने इस बात को लेकर, जैसे आपने कहा, दबाव डाला और उन्होंने कहा कि आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेना अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। उसी के बाद तैयार हुए केपी शर्मा ओली रिजाइन करने के लिए, और हो सकता है कि जैसे कि वीरेंद्र बता रहे थे हमारे सहयोगी कि उनको ले जाया गया, उन्होंने इस बात को कहा होगा कि मेरी सुरक्षा कैसे होगी, तो उन्होंने आर्मी ने कहा होगा कि हम आपकी सुरक्षा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश की सिचुएशन बनी थी, जहां पर उनके ही आर्मी चीफ ने अपने ही मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट था उसको दिया C-130 को, और कहा कि ढाका से आपको कहीं जाना है तो चले जाइए। केपी शर्मा ओली इस वक्त बातचीत कर रहे होंगे अपने मित्र देशों से, क्योंकि उनकी बहुत नज़दीकियां रही हैं, चीन के साथ रही हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए, चीन कभी भी इस तरह के जो नेता होते हैं उनको किसी को पॉलिटिकल एजाइलम नहीं देती है। जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा आशीष को लेकर आएंगे। आशीष, आज सुबह तक केपी शर्मा ओली का रुख क्या था? आज सुबह तक केपी शर्मा ओली ये कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक बुला ली है, मतलब ये औपचारिक बयान है जो मैं बता रही हूँ कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है, शाम 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, आप आज बैठेगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये माना जाए कि केपी शर्मा ओली ने सोचा ही नहीं था कि नौबत ऐसी आ जाएगी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। कल सरकार ने जो फैसला लिया, अपना प्रतिबंध जो उन्होंने लगाए थे, उस फैसले पर जो यू टर्न मारा, उसके बाद सरकार शायद ये मान रही थी कि हालात वो संभाल लेंगे, काबू कर लेंगे। इसीलिए क्या केपी शर्मा ओली ने, अगर देश छोड़कर जाने की नौबत पड़े तो कहां जाएंगे, इसका कोई प्लान बी केपी शर्मा ओली के पास नहीं है। और इसी वजह से केपी शर्मा ओली जो हैं, क्या ये माना जाए कि सिर्फ अपनी सेना के भरोसे अपनी सुरक्षा को लेकर? ऐसा मुझे लगता है। अभी इमीडिएटली कौन सा देश उनको अपने अजाइलम लेने देगा, कहा नहीं जा सकता। भारत को लेकर मैं फिर साफ कर दूं, मुझे लगता नहीं कि भारत के लिए फैसला करना इतना आसान होगा। ये बात सही है कि भारत और नेपाल के बीच में आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मुझे लगता नहीं। नीरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं। जी आप ऐड करना चाहूँगा कि अभी 4 दिन पहले ही जैसे ही वो चाइना से लौटे हैं, उन्होंने भारत और चीन के बीच में जो लिपू लेक को लेकर ट्रीटी हुई है कि हम अपना व्यापार कर सकते हैं, लिपू लेक यानी कि जो भारत, चीन और नेपाल के बॉर्डर पर है, उसको लेकर ही केपी शर्मा ओली ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया। तो इस तरह के नॉइजेस वो लगातार, देखिए, जब से केपी शर्मा ओली गवर्नेंस में आए हैं, इंडिया के साथ कोई मधुर रिश्ता तो रखा नहीं उन्होंने। और आपको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। अगर आप ऐसे, मैं आपको रोकूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, कैसे यहाँ पर सरकार के मंत्रियों के जो घर थे उनको प्रदर्शनकारियों ने निशाने पर लिया। ये तस्वीरें देखिए, वहाँ कुर्सियाँ बाहर रखी हुई हैं, उन कुर्सियों को पटक रहे हैं। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन था, ये गुस्सा था, ये नाराजगी थी आंदोलनकारियों की, प्रदर्शनकारियों की। ज़्यादातर युवा जो कल तक नेतृत्व कर रहे थे इस प्रदर्शन का, आज हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग इस प्रदर्शन में जुड़ते चले गए, सड़कों पर उतरते चले गए, प्रदर्शनकारियों की आवाज़ को बुलंद करते चले गए। और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की तरफ से सब कुछ तहस नहस जो सामने आ रहा था उसी में तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए, मंत्रियों के आवास वाला ये इलाका है। और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे और वहां जाकर प्रदर्शनकारियों ने सब कुछ तोड़ डाला, सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा इसी बात को लेकर कि यहाँ सरकार ने, मंत्रियों ने और यहाँ के सत्ताधारी लोगों ने, जो नेपाल के आम लोग हैं, उनका जीवन ऐसे ही तहस नहस कर दिया। इसी का ये गुस्सा था, इसी की नाराजगी थी जो लोगों की इस रूप में सड़कों पर फूटी। और न सिर्फ सड़कों पर बल्कि मंत्रियों के घरों पर, राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर फूटी। ये देखिए, आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भैंसापाटी वाला इलाका है ये। और यहीं पर जहां मंत्रियों के आवास, वहीं पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां जाकर पहले तोड़फोड़, फिर पथराव और उसके बाद आगजनी तक की गई। सब कुछ तहस नहस किया गया। यही वो घर हैं, मंत्रियों के आवास हैं, जहां से सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए समय रहते मंत्रियों को, उनके परिवार के लोगों को, सहायकों को सुरक्षित निकाल लिया था। वरना तो अगर इस भीड़ के हत्थे चढ़ जाते ये लोग तो फिर नुकसान बड़ा हो सकता था, नुकसान जान का हो सकता था। जी आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आपको याद होगा, मुझे तो ये तस्वीरें देख करके रोमाना, वो प्रोवर्ब है ना, देजा वू, ऐसा लग रहा है कि हम इसको पहले देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते जब हमने श्रीलंका में ये होते हुए देखा, बांग्लादेश में ये होते हुए देखा। देखिए, आप जो इनकी नाराज़गी की बात कर रही थी, मैं इनके स्लोगन्स देख रहा था। स्लोगन्स थे यूथ अगेंस्ट करप्शन के, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया एंड यूथ अगेंस्ट करप्शन। इन्होंने ठान रखा था कि आप इस बार अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो आपको पद त्यागना होगा, ये सरकार हमको कबूल नहीं है।
इस बीच प्राइम मिनिस्टर ओली ने कह दिया था, माफ कीजिएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कह दिया था कि अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो इन्फोर्स करेंगे अपने। उनको ये बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने आपसे कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनको समझ में नहीं आए कि नौबत ये तक आ जाएगी कि अगर अपने हट पे कायम रहे, अपने जिद पे कायम रहे, ये लोग इस बार मानने नहीं वाले हैं, ये फोर्स करेंगे। और आखिरकार नौबत ये आ गई कि सेना अध्यक्ष को इंटरवीन करना पड़ा, उनको जाकर के केपी शर्मा ओली को समझाना पड़ा कि अपने पद से हट जाइए वरना स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ऐसी सूरत में आप सोचे एक प्रधानमंत्री कुर्सी पर कैसे बना रहे, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो जिसकी गवर्नेंस में उसके सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां के छात्रों पर पॉइंट ब्लैंक गोली चलाई हो और 19-20 छात्रों की राजधानी काठमांडू में अगर मौत हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये दिस वाज कमिंग, वो रह ही नहीं सकते थे अपने पद पर। और इसी वजह से आखिरकार उनके मंत्रियों को भी घर छोड़ करके भागना पड़ा, जैसे हम देख रहे हैं तस्वीरों में आप लगातार ये तस्वीर देखिए आप किस तरीके से जेल में बंद ये युवा नेता जिनको अब बाहर निकाल लिया गया है, जेल से बाहर आ गए हैं, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि प्रदर्शनकारी कैसे इस आंदोलन के बाद अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। नेपाल के ये पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं रवि लामिछाने, और देखिए जेल से बाहर आ गए हैं। कोऑपरेटिव घोटाले में जेल में बंद थे रवि लामिछाने, और इनकी एक छवि जो है वो जुझारू नेता के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर इनकी छवि, लेकिन जब ये सरकार आई तो इस सरकार ने घोटाले के आरोप में इन्हें भी जेल में डाल दिया सलाखों के पीछे। और अब रवि लामिछाने वो जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद देखिए कैसे हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये तस्वीर आपके सामने है। नीरज। बिल्कुल, देखिए ये बहुत पॉपुलर जो उप प्रधानमंत्री थे, युवा हैं, और इनकी खुद की पार्टी के 21 इनके एमपीज थे इनके, और इनको खुद सरकार ने जो था, क्योंकि इन्होंने खुद करप्शन की बात करी थी, इन्होंने करप्शन की फाइल्स के बारे में बात की थी कि किस तरह से जो नेपाल के पूर्व मंत्री और प्रेजेंट मंत्री हैं उनके घोटाले हुए हैं, लेकिन उसके बाद इन्हीं को जेल भेज दिया गया था। तो जो लोगों का गुस्सा था, युवाओं का गुस्सा था, वो इसी बात को लेकर था कि जो करप्शन की बात करता है, करप्शन को उजागर करने की कोशिश करता है, आप उसी को ही जेल भेज देते हैं। उल्टा जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये रवि लामिछाने जिस तरीके से अब सलाखों से बाहर आ गए, मतलब जो प्रदर्शनकारियों की मांगे थी, ये कहा जा सकता है कि एक एक करके वो तमाम मांगे जो हैं अब वो मानी जा रही हैं। मतलब हर वो कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट किया जाए और प्रदर्शनकारियों की मांगे मानी जाए, ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ नेपाल काठमांडू की सड़कों को खाली करें। क्योंकि रवि लामिछाने जो सलाखों के पीछे थे, जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया जाए, ये भी तो वो मांग थी जिसको लेकर प्रदर्शनकारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। आशीष, ये तो ये दिखाता है कि सेना कितनी संवेदनशीलता के साथ इस मसले को, इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। जिस बात का कई लोगों को आशंका रही होगी कि कहीं सेना सीधे इंटरवीन ना करे, इस तरह से रवि लामिछाने को जब उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो पॉपुलर डिमांड है, लोगों की जो नाराज़गी, उसको और एग्रीवेट, उसको और भी ज़्यादा बॉयल ना किया जाए, नहीं तो आगे चल के सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। और अगर कहीं ऐसा ना हो, सिचुएशन आगे ऐसी आ जाए कि उस देश के नागरिक उस अपने देश की, नेपाल की सेना के खिलाफ उठ खड़े हों, तो फिर और ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। मुझे लगता है कि ये टू दी कॉन्ट्ररी बहुत अच्छे से संजीदगी के साथ हैंडल कर रहे हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही है, संभव है कि इसके बाद हमें और भी ऐसे फैसले देखने को मिले सेना की तरफ से, ताकि पैसिफाई किया जा सके जो मांगे रही हैं प्रोटेस्टर्स की, उनको एक के बाद एक माना जाए और किसी तरह से इस विद्रोह को, इस प्रदर्शन को शांत किया जाए, ताकि निगोशिएटिंग टेबल पे आओ, एक बार बातचीत हो सके कि किस तरह से अगली सरकार को वहाँ सेटअप करना है या पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाना है, किस तरह की गवर्नेंस इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। देखिए नुकसान भी बहुत हो गया है, उपद्रव के नाम पर, इस प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से आगजनी हुई है, प्रॉपर्टीज को बहुत डैमेज हुआ है। ऐसे में आखिर क्या करें, किस तरह से अगला कदम उठाएं ताकि पहले ये जो भीड़ निकली हुई है उनको शांत किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि इनको रिलीज किया जाना ये दिखाता है कि आर्मी बहुत डेलिकेट तरीके से, बहुत सेंसिबल तरीके से सिचुएशन को डील कर रही है। बिल्कुल, सड़क पर उतर आए युवा बड़ी संख्या में, और ऐसे में युवाओं की तरफ से जो कुछ सामने आ रहा था, सब कुछ फूका जा रहा था। लंबी चौड़ी मांगी युवाओं की, जिसमें सबसे बड़ी मांग तो उनकी केपी शर्मा ओली का इस्तीफा थी। वो इस्तीफा हुआ, केपी शर्मा ओली ने कुर्सी छोड़ी, केपी शर्मा ओली की सरकार गई, और अब एक तरफ युवा जश्न मना रहे हैं और साथ ही साथ सेना की तरफ से जो अन्य मांगे इन प्रदर्शनकारियों की थी, धीरे धीरे वो मांगे भी मानी जा रही हैं, ताकि प्रदर्शनकारियों को शांत किया जा सके, ताकि नेपाल में हालात एक बार फिर सामान्य हो सकें। और ये प्रदर्शनकारी जिन्होंने अब नेपाल में कई शहरों में, खासतौर से राजधानी काठमांडू में सड़कों पर कब्जा कर लिया है, उनको संतुष्ट करके वापस उनके घरों की ओर भेजा जा सके। इस बीच ये जो आगजनी हुई है, कैसे
संसद में आग से लेकर मंत्रियों के आवास से लेकर और वो तमाम इमारतें जिनका कोई कनेक्शन ऐसा था कि वो किसी ना किसी मंत्री, किसी ना किसी नेता से उसका ताल्लुक था, उस नेता की थी, उन सबको आग के हवाले यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने किया। वो 5 सितारा होटल, हिल्टन होटल, उसको आग लगा दी गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाजार में ये एक और इमारत है, इस इमारत को आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, कैसे आगजनी की जा रही थी, ये तस्वीरें आपके सामने। गुस्सा बढ़ता जा रहा था, नाराजगी सबसे ज्यादा केपी शर्मा ओली को लेकर ही थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी केपी शर्मा ओली अभी तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। कल 21 प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद भी केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। और प्रदर्शनकारी भी कौन? 14-15 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र वाले युवा, कुछ तो स्कूली बच्चे थे जिन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म तक पहनी हुई थी और उनको गोली मारी गई सीधे सिर में। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। और एक तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आग धधकी हुई है, केपी शर्मा ओली का घर है। केपी शर्मा ओली के घर में आगजनी हुई है, केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया है। मैं आपको बता ही रही थी अभी कि कैसे केपी शर्मा ओली, और सबसे ज्यादा नाराजगी केपी शर्मा ओली को लेकर ही थी। वो नाराजगी देखिए कैसे फूटी है। युवा है यहाँ पर और सीधे सीधे केपी शर्मा ओली को सबसे क्रूर शासक के तौर पर नेपाल के ये लोग करार दे रहे थे कल से, जब से केपी शर्मा ओली सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। और सुरक्षा बलों ने कल जब प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा, सीधे उनके सिर में गोली मारी, उसके बाद तो नेपाल की जनता का ये गुस्सा फूटा और नेपाल की जनता के गुस्से के निशाने पर सीधे केपी शर्मा ओली आए। देखिए केपी शर्मा ओली के घर को कैसे आग के हवाले किया गया, फूंक डाला गया केपी शर्मा ओली का घर। इन तस्वीरों को देखकर अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों सेना ने अपनी सुरक्षा के घेरे में केपी शर्मा ओली को लिया है, क्यों सेना प्रमुख की तरफ से केपी शर्मा ओली को यह सलाह दी गई कि आप जल्दी से जल्दी इस्तीफा दीजिए, क्यों केपी शर्मा ओली मजबूर हुए, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। और अब केपी शर्मा ओली कहां है किसी को नहीं पता। सेना अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर अज्ञात जगह पर ले गई है केपी शर्मा ओली को, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लग रहा है ये घटनाक्रम जिस तरीके से बदला है और जिस तेजी से बदला है कि केपी शर्मा ओली को इसका अंदाजा नहीं लग पाया। केपी शर्मा ओली जो है वो हालात का आकलन नहीं कर पाए, वो सिचुएशन को असेस नहीं कर पाए, इसीलिए शायद केपी शर्मा ओली के पास कोई प्लान बी था नहीं। केपी शर्मा ओली इसी गुमान में थे कि वो कुर्सी पर डटे रहेंगे, कुर्सी पर चिपके रहेंगे। और शायद वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से वो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो 3 साल 88 दिन का उनका कार्यकाल था, और ऐसे में अब की बार जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो कम से कम अपना पिछला रिकॉर्ड कुछ बेहतर करके जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1 साल 55 दिन और 1 साल 55 दिन में केपी शर्मा ओली की प्रधानमंत्री की कुर्सी से हो गई विदाई। नेपाल में विद्रोह की सबसे सटीक कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है नेपाल किस तरीके से आंदोलन की आग में झुलसा, कैसे नेपाल में आंदोलन की ये चिंगारी भड़की और देखते ही देखते धधक उठी। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद आज अपने अंजाम पर पहुंचा है केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के साथ। जैसे ही केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति की तरफ से देर नहीं लगाई गई, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने फौरन ही उस इस्तीफे को स्वीकृति दी। और सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम इस वक्त मौजूद हैं। जरा वीरेंद्र केएम से जानते हैं। वीरेंद्र, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके का गुस्सा प्रदर्शनकारियों में ये केपी शर्मा ओली को लेकर था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब धीरे धीरे जो अन्य मांगे थी प्रदर्शनकारियों की, जिसमें रवि लामिछाने की रिहाई की बात भी थी, उसको भी मान लिया गया। वीरेंद्र, वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। आशीष, देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही वजह है कि रवि लामिछाने को छोड़ने का फैसला ही इसलिए किया गया है कि किसी तरह से, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि लोगों का गुस्सा शांत हो सके। वो डिटर्मिन्ड थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि आप भले ही अपने फैसले को कल दोपहर पलट दिए। यही केपी शर्मा ओली थे जिन्होंने फैसले को पलटने से पहले ये कहा था कि मैं अपना फैसला किसी भी सूरत में नहीं पलटूंगा। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमारा फैसला और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मानना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद इतना प्रेशर पड़ा, जिस तरह से जनता सड़क पर उतर आई, पहले आपने गोलियां चलवाई, उसमें कितने लोग मारे गए, उसके बाद आपको लगा कि अब सिचुएशन को थामना जरूरी है, हैंडल करने
के लिए आपने वापस उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिन पर बैन लगाया था उनको वापस ले लिया। आपको लगा आप मिसकैलकुलेट कर गए कि इसके बाद जनता मान जाएगी और अपने अपने घरों पे वापस लौट जाएंगे, आप अपनी कुर्सी से चिपके रहने में कामयाब हो पाएंगे। वो हो नहीं सका। ये इस बार जैसा मैं आपसे कह रहा था कि 2005 में भी मैंने देखा था, माओवादी आंदोलन के समय नेपाल में जनता जब सड़क पर उतरती है, वो डिटर्मिन्ड कौम है, वो जो चाहते हैं उसको जब तक अंजाम तक कन्वर्ट नहीं करा लेते तब तक वो चुप नहीं बैठते। इस बात का अंदाज़ा कल ही मिलने लगा था कि डिस्पाइट जब नेपाल की सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया, उसके बावजूद लोग अपने घरों को वापस नहीं गए, प्रोटेस्ट कायम रहा। रात के वक्त थोड़ा थमा ज़रूर था, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से दोबारा से ये पिकअप किया है, देखिए हो सकता है कोई भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के नहीं होता, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई पैट्रोनेज हो सकता है जो हमें आगे चल के पता चले, बट लार्जली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता करप्शन को लेकर के लंबे समय से जो सीधे सवाल जवाब कर रही थी अपनी सरकार से और इस बात को लेकर हाईली डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी कि एक के बाद एक बड़े करप्शन के मामले आ रहे थे, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बड़े मंत्री शामिल थे, जिन किसी का ऑडियो रिलीज हो रहा था, किसके खिलाफ रेड्स हो रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो पोखरा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का प्रोजेक्ट है, उसमें कहा जाता है कि चाइनीज इंटरफेरेंस से हजारों करोड़ के पैसे साइफन ऑफ हो रहे थे। तो इस तरह के तमाम करप्शन के मामले सामने आ रहे थे, लिहाजा जनता डिटर्मिन्ड थी कि इनको हटाना एट एनी कॉस्ट। ये कैलकुलेट नहीं कर पाया, बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिरकार जब सेना अध्यक्ष ने समझाया कि अब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है, अब इसको कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तब कहीं जाके पद त्यागने और अपने मंत्रियों के इस्तीफे के लिए राजी हुए हैं। उसके बाद एक एक करके भाग रहे और अब सेना ने उनको अपनी कस्टडी में रखा है। अगर जान की सलामती चाहते हो तो आगे वो क्या करेंगे देखना। बट लार्जर क्वेश्चन इज, जिसको हम और आप स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं, कि नेपाल का अब क्या होगा, वहां कैसी सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि इसके लिए दोनों पक्षों को बैठना पड़ेगा। यूथ अगेंस्ट करप्शन जो जनता निकली है बाहर, और सेना के बड़े अधिकारियों, सेना अध्यक्ष को बैठ करके निर्णय करना पड़ेगा कि आगे का रोड मैप क्या हो, किस तरह से अब इसको थामा जाए, लोग अपने घरों को वापस जाएं और नेपाल को नई सरकार मिल सके। वो नई सरकार, वो कौन सी सरकार होगी, वो किस तरीके से उसका चयन होगा और उसमें कितना समय लगेगा और इस बीच क्या होगा, कौन नेपाल की कमान संभालेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का अभी इंतजार है। लेकिन इस बीच वो रवि लामिछाने सलाखों से जो बाहर आए और ये मांग की जा रही थी आंदोलनकारियों की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि साहब ये अक्रॉस द पार्टी लाइन जो पॉलिटिकल सिस्टम है नेपाल का, उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी थी जो इस रूप में फूटी है। तो नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आंदोलन था, इसकी कमान कई एनजीओज उनके हाथ में थी, सिविल सोसाइटी के लोग वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, और वहीं निर्दलीय बलेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, इस तरीके के जो लोग थे, बहुत से पत्रकार थे, वो खुलकर ये जो युवाओं का प्रदर्शन था या युवाओं का जो आंदोलन था उसमें अपना समर्थन दे रहे थे। सिविल सोसाइटी जिसका हमने पहले जिक्र किया, और साथ ही जो ये आरएसपी है जो कि रवि लामिछाने की पार्टी है, वो रवि लामिछाने की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रही थी। और ऐसे में अब खबर यही आ रही है कि रवि लामिछाने के पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, संसद से इस्तीफा दे दिया है उन्हें, मतलब कुल मिलाकर संसद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। मतलब कुल मिलाकर अब नेपाल में वो एक नई सरकार, और वो नई सरकार बने उसी का ये रास्ता है जो तय किया जा रहा है। नीरज, छोड़ देना और प्रदर्शनकारियों की डिमांड पर छोड़ देना, तो इससे ऐसा लगता है कि जो सेना की भी कहीं ना कहीं रजामंदी होगी कि आप इनको छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जो बालिन शाह हैं, जो मेयर हैं, वो भी उनको लेकर भी समर्थन में आज हमने देखा कि कितनी नारेबाजी हो रही थी। खुद जो बालिन शाह हैं, उन्होंने जो कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ पर लोग आए थे, युवा उतरे थे, जैनजी उतर आया था सड़कों पर काठमांडू के, उनका पूरा सपोर्ट उन्होंने दिया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि बिल्कुल सही कहा है कि जो केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है बहुत करप्ट गवर्नमेंट है, नेपोटिज्म में पूरी तरह से लिप्त है, उनका समर्थन था। तो इसीलिए आज हमने देखा कि जब केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन किया तो बालिन शाह की भी समर्थन में वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। तो ये लगता है कि ऐसा लगता है कि इन सब युवाओं को लेकर ही एक इंटरिम सरकार बन सकती है, और उसके बाद फिर कोई इलेक्शन होगा, जो आम चुनाव होंगे, और उसमें जो जीत कर आएगी पार्टी। क्योंकि इसमें रोमाना आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो पूर्व राजा हैं, किंग हैं, उनका भी बयान बीच में आया था। उनको राजशाही की वापसी के लिए भी बात चल रही थी। हमने देखा कि कुछ महीने पहले ही राजशाही वापस आने की बात की जा रही थी, लोगों द्वारा की जा रही थी। हालांकि लगता नहीं, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नीरज, देखिए
उनके राष्ट्रपति की ओर से ना अपील की गई है, हंगामा बंद करें। नेपाल में नई सरकार को लेकर भी हलचल तेज हो गई है और बड़ी खबर यह कि राष्ट्रपति ने अधिकारियों के साथ एक अहम चर्चा भी की है। साथ ही नेपाल में राष्ट्रपति की तरफ से आंदोलनकारियों से अपील की गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उनकी तरफ से कहा गया है कि हंगामा बंद करें, आंदोलनकारी सड़कें छोड़ें, आंदोलनकारी वापस लौटें। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल में अब नई सरकार को लेकर भी हलचल तेज है। एक तरफ तो बलेन शाह हैं और बलेन शाह के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके नारे भी आपने सुने हैं। वहीं बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है आरएसपी नेपाल की, जिसके नेता रावी लामिछाने हैं जो सलाखों के पीछे थे, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब वो नई सरकार किसकी हो सकती है, नई सरकार कौन सी हो सकती है, नई सरकार में कौन कौन साथ आ सकते हैं, इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। नीरज। हाँ बिल्कुल, अभी ये जब राष्ट्रपति की तरफ से आया है तो ये माना जा सकता है कि अब जो नई सरकार होगी, इंटरिम सरकार होगी, उसको बनाने की कोशिश भी की जा रही होंगी। इससे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कि जो बात चल रही थी कि नेपाल आर्मी तो अपने हाथ में सत्ता नहीं ले लेगी, तो वो साफ तौर से नहीं लगता है। उन्होंने भी कहा होगा, जो जनरल अशोक राज सिग्नल हैं, कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए थे, भारत आए थे वो, और उन्होंने अयोध्या में जाकर राम मंदिर में भी दर्शन किए थे। तो वो बहुत सुलझे हुए जनरल हैं, क्योंकि भारतीय सेना के भी वो ऑनररी आर्मी चीफ हैं, ये आप मान के चलिए। तो उन्होंने कहा होगा कि राष्ट्रपति को कि आप इंटरिम सरकार बनाइए, और उसमें जो चाहे रवि लामिछाने जो कि चर्चित या पॉपुलर जो नेता हैं, जो युवाओं के बीच में हैं, उन सबको मिलकर, क्योंकि युवा ये चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में जो है सत्ता जानी चाहिए, वही यहाँ पर राज करें और यहाँ पर शासन करें। बिल्कुल, और इसमें रवि लामिछाने और बलेन शाह, मतलब ये वो युवा नेता हैं जो पहले भी, मतलब रवि लामिछाने की तरफ से कुछ साल पहले बलेन शाह से कहा भी गया था कि आइए आप मेरी पार्टी आरएसपी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं बलेन शाह जो है वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और निर्दलीय चुनाव जीतकर वो काठमांडू के मेयर बने हैं। लेकिन इस सब के बीच उससे भी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी जो फौरी तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है वो ये आंदोलनकारी हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं, और ये युवा हैं, और युवाओं की जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को इस वक्त सकारात्मक एक दिशा देनी है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन युवाओं को वापस इनके घर की तरफ लौटाया जाए। इन युवाओं का रुख जो अभी सड़क पर उतरे हुए हैं और जो कुछ उनके सामने आ रहा है, सब तहस नहस करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पर किसी तरीके से लगाम लगाई जाए, बिना किसी जोर आजमाइश के, बिना किसी बल प्रयोग के। इसीलिए अब राष्ट्रपति की ओर से नेपाल में सीधे आंदोलनकारियों से अपील की गई है कि बस थमिए, अब अपने घरों को लौटिए। ये वो अपील है जो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से आंदोलनकारियों से की गई है, इस आश्वासन के साथ कि जल्दी ही नेपाल में नई सरकार का रास्ता तय किया जाएगा, और उसी को लेकर हलचल भी तेज है। वहीं रवि लामिछाने, उन्हें सलाखों से बाहर कर दिया गया है, मतलब उनकी जेल से रिहाई हो गई है। रवि लामिछाने के लिए जो नेपाल के लोग हैं उनमें काफ़ी क्रेज़ है, बहुत फैन फॉलोइंग है, और रवि लामिछाने नई पार्टी उन्होंने बनाई थी और उनकी पार्टी को 21 सीटें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन बाद में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसी पॉलिटिकल सिस्टम माना यह जाता है कि इसके पीड़ित रवि लामिछाने हुआ और उन्हें आरोपों में भ्रष्टाचार के सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया। इसको लेकर भी नेपाल के लोगों में नाराजगी थी। लेकिन अब जबकि रवि लामिछाने बाहर आ गए हैं, सलाखों से बाहर हैं वो, वहीं दूसरी तरफ बलेन शाह जो मेयर हैं उनके समर्थन में प्रदर्शनकारी नारे कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के, उनकी तरफ से अपील की जा रही है आंदोलनकारियों से कि अब आप घर लौटिए, सरकार बनाने को लेकर कदम हम उठाएंगे। हलचल उसको लेकर तेज हो गई है। नेपाल में आंदोलनकारियों की तरफ से इस सब के बीच बड़ा बयान, फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो। लीजिए, ये मांग नेपाल में अब आंदोलनकारी दोहरा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस फायरिंग में 21 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी, और अब आंदोलनकारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर एक्शन लिया जाए। वो दोषी पुलिस वाले जिन्होंने 21 जानें ली, जिनकी फायरिंग में कल 21 लोगों की जान गई, उन पर एक्शन हो। कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस फायरिंग में 21 आंदोलनकारियों की कल मौत हुई थी। करीब 500 के आसपास आंदोलनकारी घायल हुए थे। नेपाल में अब आंदोलनकारी उन्हीं 21 आंदोलनकारियों को इंसाफ दिलाने के बाद ही सड़क से हटेंगे। आंदोलन जारी रहेगा जब तक 21 आंदोलनकारियों की जान लेने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं होता। ये साफ कर दिया गया है आंदोलनकारियों की तरफ से। आशीष, देखिए, जब अपने बड़े बड़े नेताओं को ही दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और कोई, मैं रोक रही हूँ आपको आशीष। वीरेंद्र केएम, आपको मेरी आवाज मिल रही है वीरेंद्र?
जी, ये बड़ा आंदोलनकारियों की तरफ से आह्वान कर दिया गया है कि 21 आंदोलनकारियों की जो हत्या के दोषी पुलिस वाले हैं पहले उन पर एक्शन हो, उस तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तो अभी बालन शाह का पोस्ट आया है। जो बालन शाह काठमांडू के मेयर हैं और सारे जेनजी युवा पुस्ता के इन्फ्लुएंसर भी कहा जाते हैं उन्हें, और सारे जेनजी युवा पुस्ता के एक लीडर भी कहा जाते हैं उन्हें। उनका पोस्ट आया है कि सारा संसद विघटन होनी चाहिए और हम सेना से वार्ता करने के लिए तैयार हैं और सेना से वार्ता करके हम नागरिक सरकार बनाएंगे और सारे नेताओं को जेल में डालेंगे, ये उनका बयान आ गया है। और दूसरा परिस्थिति ये हो गई है कि प्रदर्शनकारियों ने रवि लामिछाने को जेल से निकाल दिया है और ये अब माहौल बनना शुरू हो गया है, या तो रवि लामिछाने या तो बालन शाह की नागरिक सरकार हो और वो सरकार जो है एक चुनाव कराए और उसके बाद फिर से लोकतंत्र की बहाली हो। और इधर से नेपाल के सेना के प्रमुख हैं, तो सेना के प्रमुख ने भी एक डीएपी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी वीरेंद्र, आप क्या बता रहे हैं, सेना प्रमुख की तरफ से क्या कहा गया, अपनी बात पूरी कीजिए। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिक्कत आ रही है, कनेक्शन में दिक्कत है। वीरेंद्र ने लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए, वीरेंद्र की तरफ से बताया गया कि बालन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि साहब वो 21 जो आंदोलनकारी जिनकी मौत हुई है, जब तक कौन से वो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनकी वजह से 21 लोगों की जान गई है, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बालन शाह एक तरीके से आंदोलनकारियों की तरफ से बात रखते हुए, उनकी आवाज बनते हुए यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बालन शाह की तरफ से कहा जा रहा है आंदोलनकारियों की तरफ से कि हम सेना से वार्ता के लिए तैयार हैं। नेपाल में आंदोलनकारियों ने इस बीच बड़ा बवाल काट दिया है। नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल की संसद इस वक्त धू-धू कर जल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली का घर भी जला डाला गया है। राष्ट्रपति के घर पर भी धावा बोला गया है। मंत्रियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। 9 मंत्रियों के घर में आगजनी हुई है। 9 मंत्रियों के घर तोड़ दिए गए हैं। तो इस वक्त बड़ा बवाल आंदोलनकारियों ने काटा हुआ है नेपाल में, और ऐसे में अब आंदोलनकारियों से अपील राष्ट्रपति की तरफ से की जा रही है कि आप वापस लौटिए। लेकिन आंदोलनकारियों की तरफ से अब बालन शाह हैं जो सामने आकर बात कर रहे हैं, और बालन शाह कह रहे हैं कि हम सेना से वार्ता के लिए तैयार हैं, नागरिक सरकार बने। अब वो नागरिक सरकार किस रूप में बनेगी? क्या बालन शाह के नेतृत्व में नागरिक सरकार बनेगी, या रवि लामिछाने, उनको भी रिहा कर दिया गया जेल से, क्या रवि लामिछाने के नेतृत्व में नागरिक सरकार बनेगी? क्योंकि जो नागरिक सरकार बनेगी आगे उसी की जिम्मेदारी होगी, वही चुनाव कराएगी, और फिर एक जो स्टेबल सरकार है उसकी उम्मीद हम नेपाल में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो पहला कदम यही कि आखिरकार ये आंदोलनकारी वापस लौटे, क्योंकि आंदोलनकारियों ने बड़ा बवाल काटा हुआ है। आंदोलनकारी बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी अभी वापस नहीं लौट रहे हैं। आंदोलनकारी अभी भी आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। राष्ट्रपति के घर पर धावा आंदोलनकारियों ने बोल दिया है। 9 मंत्रियों के घर में आगजनी और तोड़फोड़ की है। आंदोलनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण नीरज यही हो जाता है कि किस तरीके से आंदोलनकारियों को वापस लौटाया जाए, कैसे इन पर काबू पाया जाए, क्योंकि हमारे सामने वो उदाहरण है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के हमारे सामने उदाहरण है कि एक बार जब आंदोलनकारी सड़क पर आते हैं और इतना उग्र हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें काबू करना, उन्हें कंट्रोल करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बनाना होगा, चाहे वो काठमांडू पुलिस हो या फिर नेपाल आर्मी हो, उनको ही इनको बनाना होगा, या फिर रवि लामिछाने या फिर जो बालन शाह हैं, इनको ही इन युवाओं को, उग्र युवाओं को समझाना होगा कि अब क्योंकि केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया है, अब नई सरकार बनने में एक प्रक्रिया होती है, उसको बनने में समय लगेगा, लेकिन अब आपको वापस चले जाने चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग जिनकी 21 लोगों की जो डेथ हुई है, उसके बारे में जरूर कोई एक कमेटी बनाई जा सकती है, क्योंकि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि तुरंत कि इस पुलिस ऑफिसर ने या इस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई होगी। तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है सरकार द्वारा, जो इंटरिम सरकार बनेगी, और वो कह सकती है कि हाँ, जिसने चलाई होगी गोली, जिसने ऑर्डर दिया था, उनको ही उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट किया जा सकता है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे हमने देखा भी था कि कल काठमांडू के जो CDO हैं, उनको जिला प्रमुख जो हैं, उनको अब उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि जो फायरिंग के ऑर्डर्स थे वो उन्हीं CDO ने ही दिए थे, इसलिए उनको हटा दिया गया था। उनकी जगह पर दूसरे और अधिकारी बनाए गए थे। लेकिन जो युवा हैं, उनका ये भी कहना था कि केपी शर्मा ओली और जो लेखक हैं, रमेश लेखक, उनका तो रेजिग्नेशन हो,
जो आर्म पुलिस है काठमांडू की, जिनके जो कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आंदोलनकारियों के नेता बलेन शाह अपील कर रहे हैं, देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों से शांत होने की अपील बलेन शाह की तरफ से की जा रही है। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, आंदोलनकारियों से यह अपील बलेन शाह ने की है। बलेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। बलेन शाह आंदोलनकारियों के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। आंदोलनकारियों ने बलेन शाह के नाम के नारे भी लगाए हैं उनके समर्थन में, और अब आंदोलनकारियों से बलेन शाह अपील कर रहे हैं, देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ी, प्रदर्शनकारियों से शांत होने की अपील, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। सीधे आपको लेकर चलेंगे बीरेंद्र के, हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीरेंद्र, सबसे बड़ी चुनौती यही कि आंदोलनकारी अब ये आगजनी तोड़फोड़ का सिलसिला खत्म करें, क्योंकि संसद तक को आग के हवाले कर दिया गया है, इसीलिए जरूरी हो जाती है बलेन शाह की तरफ से की गई ये अपील। बीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, आपको मैं बता दूं कि नेपाल के जो तीनों अंग है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि संसद, अदालत और सरकार, तीनों पे प्रदर्शनकारी ने नियंत्रण कर लिया है। प्रदर्शनकारी ने अपना नियंत्रण में ले लिया है। इसलिए अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि अब नेपाल का भविष्य क्या होगा। लेकिन अभी पिछले समय में बालेन शाह के जब ये स्टेटस आता है, बालेन शाह ये बोलते हैं कि हम सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना करे, हम नागरिक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम सेना से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच में नेपाल सेना के जो प्रमुख हैं, नेपाल पुलिस के जो प्रमुख हैं, नेपाल के अदालत के जो प्रमुख हैं और नेपाल के जो सचिव हैं, जो प्रमुख सचिव कहा जाते हैं नेपाल में, यानी कि निजामती कर्मचारी की तरफ से सचिव, तो सारे लोगों का संयुक्त विज्ञप्ति आता है कि हम मिल के नागरिक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, कृपा करके सरकार के सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करे और संयुक्त अपनाए। अर्थात सरकार भी अब हारा बोल दिया है। हालांकि अभी तो प्रधानमंत्री है नहीं, मंत्री तो है नहीं, जो कर्मचारी तंत्र है, कर्मचारी तंत्र भी जो है ये आंदोलनकारी को साथ देने के लिए तैयार हो गया है। और अभी कुछ देर का खबर ये है कि शेर बहादुर देउवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बड़े लीडर हैं नेपाल के, उनके घर में आक्रमण कर दिया गया, उनको मारपीट किया गया, उनको घुआ घाल कर दिया गया। और अभी ओली की तरफ जो केंद्रित हो रही है प्रदर्शनकारी, लेकिन ओली को जो है आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है, इसलिए वहां पे प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए हैं। और दूसरी खबर यह है कि बालेन शाह और रवि लामिछाने का अभी कुछ देर में वार्ता होने जा रही है। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, आपने बहुत बड़ी आपने जानकारियां यहाँ पर दी हैं। जरा एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, नेपाल में बवाल के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, आपने कहा कि जो शेर बहादुर देउवा है उनके घर में घुस गए आंदोलनकारी और उनके घर में तोड़फोड़, और शेर बहादुर देउवा के साथ भी मारपीट की गई है, उन्हें भी लहूलुहान कर दिया गया है। वीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, आपका मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं, बताइए फिर से। वीरेंद्र, बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की नागरिक सरकार में मांग जोर पकड़ रही है क्या? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो सचिव है, नेपाल सरकार के प्रमुख सचिव जो कर्मचारी तंत्र से आते हैं, तो प्रमुख सचिव, नेपाल पुलिस के प्रमुख, नेपाली सेना के प्रमुख, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी किया है कि हम नागरिक सरकार बनाने को तैयार हैं, हम वार्ता करने को तैयार हैं, और नेपाल को कृपया बताया जाए और नेपाल के जो भी सरकारी संपत्ति है उस पर आक्रमण ना किया जाए, संपत्ति को तोड़फोड़ ना किया जाए, इस तरह से आह्वान किया गया है। इस आह्वान करते ही बालेन शाह और रवि लामिछाने के बीच में वार्ता की बात चली है। अभी दोनों के बीच में मुलाकात होगी, दोनों बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है नई सरकार की बात होगी। लेकिन तब तक में अभी का जो विद्यमान ये संसद है, संसद को विघटन की मांग कर रही है रवि लामिछाने की ओर से, बालेन शाह की ओर से। बालेन शाह तो बाकायदा पोस्ट करके लिख दिया है कि सांसद विघटन होना चाहिए, तभी जाके हम बैठ के वार्ता करेंगे और नई सरकार की बात करेंगे। रवि रोमाना, बिल्कुल, तो संसद को भंग किया जाए ये मांग की जा रही है। और बलेन शाह जो है उनकी तरफ से आंदोलनकारियों से अपील भी की गई है कि अब आप वापस लौटें, जो देश की संपत्ति उसको नुकसान ना पहुंचाए। बलेन शाह को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाए, कमान सौंपी जाए, ये मांग जेनजी की तरफ से की जा रही है। वहीं रवि लामिछाने वो जेल से बाहर आ गए हैं, आंदोलनकारियों की उन्हें भी जेल से बाहर लाने की एक मांग थी जिसको मान लिया गया है। और अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में रवि लामिछाने और बलेन शाह के बीच बैठक
लंबी होगी और इसी बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार जो नागरिक सरकार है उस नागरिक सरकार की रूपरेखा क्या हो। फिलहाल बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये मांग की जा रही है। जेनजी अपील कर रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेपाल में बवाल के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। जेनजी ने की बालेन को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग। फिलहाल काठमांडू का मेयर पद संभाल रहे हैं बालेन शाह। जेनजी अपील कर रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ऐसे में खुद बालेन शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभी की संसद है उसको भंग किया जाए, नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन उसके लिए एक नागरिक सरकार की जरूरत है। और वो नागरिक सरकार की रूपरेखा क्या होगी, नागरिक सरकार की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर बालेन शाह और राबी लामिछाने के बीच एक बैठक भी होने वाली है। और क्या अपडेट है और किस तरीके की हलचल है, जानने के लिए सीधे फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी बीरेंद्र के पास। बीरेंद्र। जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि काठमांडू में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आगजनी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी पूरी तरह से हो गई। उसके बगल में विशेष कोर्ट है, विशेष कोर्ट को भी आगजनी कर दी गई है। तो ये हालात है। और अभी कुल मिला के कहा जाए तो केपी शर्मा ओली के अलावा बाकी जो भी लीडर हैं, सारे लीडर के घर पे आगजनी कर दी गई है और सारे लीडर को प्रदर्शनकारी ने अपना हाथ में ले लिया है। अब बाकायदा तो विजुअल आ गया है। शेर बहादुर देववा और उनके वाइफ जो विदेश मंत्री थी आरजू देववा राणा, ये दोनों को तो घायल कर दिया है प्रदर्शनकारी ने। हालांकि उसके बाद हॉस्पिटल ले गया गया है, इलाज चल रहा है वो दोनों का। ये माहौल बन गया है नेपाल में। तो गुस्सा फुट के आ गया है प्रदर्शनकारी में। सारे प्रदर्शनकारी ये पुराने पुस्ते के लीडर, जो पारंपरिक दल कहा जाता है, जो कब्जा करके रखा था नेपाल को, उसके खिलाफ अभी लग गया है और अब नागरिक सरकार बनाने की कोशिश जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बालेन शाह का पोस्ट आते ही जो है ये प्रदर्शनकारी कहीं न कहीं से संयमित होते हुए नजर आ रही है। बालेन शाह के पोस्ट आते ही प्रदर्शनकारी कहीं न कहीं से अपना दिशा निर्देश मानने को तैयार हो गया है। किस तरह का दिख रहा है रोमाना? तो मतलब अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नेपाल की राजनीति में ये पीढ़ी बदलाव जो युवा देखना चाहते हैं नेपाल के, और इसी वजह से युवा नेता चाहे बालेन शाह हो, युवा नेता चाहे राबी लामिछाने हो, उन्हीं के नेतृत्व में अब जो भी आने वाले समय में नागरिक सरकार बनेगी तो इन्हीं की भूमिका अहम रहने वाली है। लेकिन इस सब के बीच महत्वपूर्ण वो अपील भी हो जाती है बीरेंद्र, जो जेन जी की तरफ से की जा रही है, प्रधानमंत्री बनाया जाए बालेन शाह को, अभी नहीं तो कभी नहीं। बीरेंद्र। जी बिल्कुल, और सबसे अहम बात तो इसमें यह है रोमाना कि नेपाल के जो नौकरशाही होते हैं, कर्मचारी तंत्र होते हैं, कर्मचारी तंत्र के जो हेड होते हैं सारे कर्मचारी के, जिसको प्रमुख सचिव कहा जाता है, तो प्रमुख सचिव का भी विज्ञप्ति आ गया, नेपाली सेना का प्रमुख का भी विज्ञप्ति आ गया कि हम नागरिक सरकार बनाने को तैयार हैं, कृपा करके कोई सरकारी आगजनी या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसका मतलब यही हो गया कि सरकार आप फुट के आ गई है, बैक फुट के आ गई है, सरकार आप तैयार हो गया है, नई सरकार बनाने के लिए तैयार हो गया है और देश में आप नागरिक सरकार बनने को स्थिति दिखता हुआ जा रहा है। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का जो संसद है वो अभी इस्तीफा नहीं दिया है। एमआलए का जो संसद है उसका अभी इस्तीफा नहीं हुआ है। मुझे लगता है जब तक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा जो संसद विघटन का घोषणा नहीं किया जाएगा तब तक जो है आगे का मामला आगे नहीं होगा। लेकिन ये बालेन शाह के पोस्ट के बाद जो आंदोलनकारी में एक ऊर्जा दिख रहा है, आंदोलनकारी एक संयमता दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं अंदरूनी मामले से वार्ता। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ बीरेंद्र, आपने जो अभी जानकारी दी है ना वो दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नागरिक सरकार बने, इसको लेकर प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए आगे आए, ये अपील की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की वजह से देश को नुकसान हो रहा है, यह एहसास प्रदर्शनकारियों को दिलाया जा रहा है कि जान गंवाने वालों के लिए हमें भी पूरा दुख है। नेपाल के अधिकारियों की तरफ से साझा अपील की गई है, मतलब नेपाल के अधिकारियों की तरफ से, नेपाल में जो प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से यह अपील की गई है कि आइए आगे आइए, आपके दुख का हमें भी एहसास है और नागरिक सरकार मिलकर बनाइए। सेना प्रमुख की तरफ से भी इसी तरीके की अपील की गई है। अब हर तरफ से अपील यही की जा रही है, आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए अपील की जा रही है। सेना प्रमुख, मुख्य सचिव, गृह सचिव, हर तरफ से यह अपील की जा रही है कि प्रदर्शनकारी अब शांत हो जाएं, प्रदर्शनकारी अब अपना गुस्सा छोड़ें, प्रदर्शनकारी अब नेपाल की सड़कों पर से हटें और अपने घरों का रुख करें। और साथ ही नेपाल में आंदोलनकारियों को यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जो मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो मांग उनकी मानी जाएगी। नागरिक सरकार का रास्ता साफ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी बीरेंद्र, वो ये बता रहे हैं कि कैसे जो
प्रदर्शनकारी हैं, उनके गुस्से के जद में नेपाल के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। शेर बहादुर देउबा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया शेर बहादुर देउबा के साथ मारपीट की गई, उनको लहूलुहान कर दिया गया। शेर बहादुर देउबा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी जो पूर्व मंत्री हैं आरजू देउबा, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है, उनको भी मार पीटा गया है, वो भी लहूलुहान है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से लहूलुहान हालत में ये जो रसूखदार लोग हैं, सत्ताधारी लोग रहे हैं नेपाल में, अब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। इलाज चल रहा है फिलहाल शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी का, दोनों जख्मी हालत में, लहूलुहान हालत में, दोनों को अस्पताल लेकर जाया गया है। प्रदर्शनकारी शेर बहादुर देउबा के आवास में घुस गए, वहां जाकर जमकर उत्पात किया, मारपीट की, आगजनी की, शेर बहादुर देउबा को लहूलुहान कर दिया। शेर बहादुर देउबा की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और अब दोनों पति पत्नी को अस्पताल ले जाया गया है, इलाज चल रहा है। गनीमत ये कि जान बच गई है दोनों की। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से लहूलुहान यहां पर नजर आ रहे हैं सब। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। बीरेंद्र, तस्वीरें भी आ गई हैं शेर बहादुर देउबा के साथ जो बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी भी आपने बताया, उनके साथ भी मारपीट की गई है। दोनों पति पत्नी जख्मी हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत को लेकर क्या जानकारी है फिलहाल बीरेंद्र? जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारी ने पहले तो ये लोगों के ऊपर हाथ पात कर दिया, अपना गुस्सा निकाल लिया। जो कल जो गुस्सा दिखा था, कल जो 19-21 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि सरकार का प्रमुख घटक शेर बहादुर देउबा ही हैं। देउबा नेपाली कांग्रेस के सभापति हैं और उसके बाद केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे। ये दोनों के बीच में ये सहमति थी कि आधा कार्यकाल ओली जी सरकार चलाएंगे, उसके बाद देउबा जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देउबा जी प्रधानमंत्री बनने के लाइन में लगे थे, लेकिन अब तक में ये मामला हो गया। ये हो जाने के बाद, ये सीन देखने के बाद अब ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पारंपरिक जो नेपाल के राजनीतिक दल हैं और जो पुराने लीडर जिसको कहा जाता है, सारे का अब दिन समाप्त हो गया। अब नई पुस्ता, नए लीडर, नए विचार की आगाज हो गई है नेपाल में। और लेकिन सारे लोग लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कोई राजतंत्र या राजशाही की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी इसको हमको मान के चलना होगा। और अभी अभी जो खबरें आ रही हैं, बालेन शाह और रवि लामिछाने के बीच में वार्ता शुरू हो गई है। दोनों वार्ता शुरू कर दिए हैं, दोनों ने। ये बहुत बड़ी खबर है वीरेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं। पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये लहूलुहान हालत में जिन नेता को आप देख रहे हैं, यही है शेर बहादुर देउबा, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री। और ये सत्ताधारी गठबंधन में जो नेशनल, माफ कीजिएगा, नेपाली कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता। और इन्हीं के साथ केपी शर्मा ओली का ये गठबंधन, इस साझेदारी के साथ कि कुछ समय के लिए केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, फर्नीचर को उठाया जा रहा है। और जो एक गरिमा थी वो खत्म हो गई है। देखिए तमाम जगह पर इन तमाम लोगों को देख सकते हैं आप, तमाम लोगों को देख सकते हैं। रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल कुछ दिक्कत आ रही है। कुछ देर बाद दोबारा से कोशिश करेंगे आपको संसद भवन परिसर में जिस तरीके का उत्पात इन आंदोलनकारियों ने मचाया है, जिस तरीके की तोड़फोड़ और आगजनी की है, वही रिपोर्ट है, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी बीरेंद्र केएम से हमारा संपर्क है क्या? बीरेंद्र केएम हमारे साथ हैं क्या? बीरेंद्र केएम के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे और बीरेंद्र केएम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बीरेंद्र केएम बता रहे हैं कि जो नई नागरिक सरकार बननी है, उसी नागरिक सरकार को लेकर बातचीत शुरू हो गई है बालेन शाह और रवि लामिछाने के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर बीरेंद्र। जी बिल्कुल, अभी भी यही खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गया है, बैठक करना शुरू हो गया है। दोनों बात कर रहे हैं और दोनों बात में कोई यदि सहमति बनती है, कोई एक विचार पे सहमति होती है, उसके बाद जो है नागरिक सरकार बनाने के लिए पहल की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोगों ने अपना शर्त खड़ा कर दिया है कि वर्तमान जो मौजूदा संसद है, उस संसद को विघटन होनी चाहिए। संसद जब तक विघटन नहीं होगी तब तक नई सरकार बनाने का और नागरिक का सरकार बनाने का रास्ता नहीं खुलेगी। तो इसलिए इसमें जो है, और इसके लिए पहला कदम रवि लामिछाने की पार्टी की तरफ से बढ़ा दिया गया है ना। जो आरएसपी के तमाम सांसद हैं, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, आरएसपी के
सांसद जो भी हैं उनके इस्तीफा से नहीं होते हैं। टोटल नेपाल में 275 सांसद हैं। हाँ। उसमें से जब तक यूएमएल के सारे सांसद, यानी कि संसद व्यवस्था जब तक विघटन नहीं होगी तब तक आम नागरिक सरकार नहीं बन सकती है। तो इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद को विघटन करा जाए। जब तक संसद विघटन नहीं होगी तब तक नागरिक सरकार का कोई तैयारी या नागरिक सरकार का कोई कानूनी रूप से जो है पूरा नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है ये आग्रह किया गया है रवि लामिछाने की ओर से और बालन शाह की ओर से राष्ट्रपति को कि आप वर्तमान मौजूदा संसद को विघटन करे और अंतरिम सरकार बनाने की आह्वान करे। उसके बाद अंतरिम सरकार बनेगी। इस वक्त बीरेंद्र, इस वक्त ये जो बैठक चल रही है, दरअसल बालन शाह और रावी लामिछाने, इन दोनों के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए आने वाले समय में नागरिक सरकार अगर बनानी है तो वो कैसे बनेगी उसका रास्ता तय करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अभी जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बैकफुट पर है, सेना से लेकर वहां पर जितने अधिकारीगण हैं और खुद राष्ट्रपति भी जो भी आंदोलनकारी चाह रहे हैं, एक तरीके से वही हो रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये बातें तय बालन शाह और रावी लामिछाने के बीच में होना जरूरी है क्योंकि इनमें किस तरीके से नागरिक सरकार में इनकी भागीदारी रहेगी, जब वो तय होगा उसके बाद ही आगे की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। बीरेंद्र, अभी तो यही इंतजार की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन से क्या आता है खबर। हालांकि राष्ट्रपति भवन से जब तक कोई खबर नहीं आएगी, जब तक मौजूदा संसद को विघटन नहीं किया जाएगा, तब तक हालांकि जेएनजी आंदोलन जो है इसमें एक मांग ये भी रखा गया है कि वर्तमान जो कहा गया था आज सुबह, वर्तमान सरकार का विघटन, संसद का विघटन, उसके बाद नागरिक सरकार का गठन, ये 3 मांग कही गई थी। और तीनों के बाद जो है एक उच्च स्तरीय समिति का भी मांग किया था, जो समिति कल जो गोली चलाई गई उस अधिकारियों पे कार्रवाई करे, उस पदाधिकारियों पे कार्रवाई करे। ये 3-4 मांगे रख के जेएनजी जो है आज आंदोलन किया था। लेकिन आज परिस्थिति थोड़ा बदल गया है। सारा नेपाल के जो तीनों पुस्ता होता है, एक देश का जो 3 निकाय होता है, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों अंग पर जो है प्रदर्शनकारी का पकड़ हो गया है, कब्जा हो गया है। अब अभी देखना ये जरूरी है कि आने वाले समय में क्या होता है। बिल्कुल, आने वाले समय में क्या होगा इसी को लेकर अभी इंतजार है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती, एक तरफ तो सरकार बनाने के लिए वो हलचल तेज हो गई है और ऐसे में बालन शाह और रावी लामिछाने दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। रावी लामिछाने तो देखिए सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, उनकी वहां से रिहाई हुई है, आंदोलनकारियों की ये भी मांग थी। और वहीं दूसरी तरफ बालन शाह जो इस युवा प्रदर्शनकारियों के लिए अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे थे, वो इन युवा आंदोलनकारियों के नेता के तौर पर सामने आए हैं। उनकी तरफ से खुद ये कहा गया कि हम सेना से वार्ता करेंगे, नागरिक सरकार बनाएंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों से भी अपील की है कि अब आप शांत हो जाइए, वापस लौटिए, आंदोलन खत्म कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि 21 प्रदर्शनकारी जिनकी कल हत्या की गई है, उनके गुनहगारों को भी कटघरे में लाकर खड़ा करना होगा कानून के। और ऐसे में उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन जरूरी है। जब तक वो नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है बीरेंद्र की अभी स्थिति क्या है। जो आंदोलनकारी कल से ही नेपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं, अब क्या वो कुछ वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं या अभी भी उसी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं? बीरेंद्र, क्या है अपडेट? बीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत स्टूडियो में मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, एक तरफ आंदोलनकारी वापस लौटे, ये बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बालन शाह, रावी लामिछाने, बातचीत जारी। बिल्कुल रोमाना, अब क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत जल्दी निर्णय लेना होगा, क्योंकि अगर इन युवाओं को समझाना है, इनको वापस अपने घरों में भेजना है, काठमांडू में एक बार फिर से स्थिति को वापस लेके आना है, पटरी पर लेके आना है, क्योंकि आगजनी इतनी ज़्यादा हुई है, तोड़फोड़ इतनी जगह पर हो चुकी है, उस सबको पटरी पर लाने के लिए इन युवाओं को मनाना होगा कि आप अपने घर जाइए। अब इंटरिम सरकार बन रही है, अब इंटरिम सरकार में कौन कौन होंगे? अगर राष्ट्रपति चाहती हैं और सेना प्रमुख चाहते हैं, सेना चाहती है, नेपाल की आर्मी चाहती है, तो बालन और शाह और रवि लामिछाने ये बन सकते हैं, ये अगुवाई कर सकते हैं सरकार की। और भी लोग हो सकते हैं जिनको लेकर युवाओं में एक मत हो सकता है। ये रवि लामिछाने और बालन शाह भी इसमें कर सकते हैं। आर्मी चीफ अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि आप किसको बनाना चाहते हैं, नियुक्त कर सकते हैं उनको, इंटरिम सरकार को। क्योंकि ऐसे में अगर, क्योंकि अभी केओस की स्थिति है, कोई सरकार वहाँ पर है नहीं, राष्ट्रपति के पास भी इतनी पावर्स नहीं होंगी,
नेपाल आर्मी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो इन युवाओं के ऊपर गोली नहीं चलाएगी, सख्ती नहीं बरतेगी। मतलब एक तरीके से गेंद जो है अब वो बलेंद्र शाह और राबी लामिछाने के पाले में आ गई है, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और बलेंद्र शाह और राबी लामिछाने भी इस बात को समझ रहे हैं। और ऐसे में नेपाल में ये जो बवाल हुआ है, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किए गए हैं। नेपाल में फंसे भारतीय दूतावास से संपर्क करें, भारतीय दूतावास से संपर्क करें अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर +977 जो कोड है अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही नंबर 9810326134 ये वो नंबर है जो जारी किया गया है। दूसरा नंबर 9808602881। तो ये दो नंबर हैं जो भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किए गए हैं। भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय दूतावास अग्रसर है और भारतीय दूतावास की तरफ से ये पहल की गई है। नंबर जारी कर दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को किसी भी तरीके की अगर मदद चाहिए तो फिर ये नंबर भारतीय दूतावास ने जारी किए हैं नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई ज़रूरत है तो फिर आप भारतीय दूतावास से संपर्क कीजिए। उसको लेकर भारतीय दूतावास ने ये नंबर जारी किए। जी नीरज। बिल्कुल, देखिए अब ये राष्ट्रपति को तय करना है कि किसको इंटरिम सरकार में किसको अगुवाई करनी है, या फिर एक इंटरिम सरकार ऐसी जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखी जहां पर मोहम्मद यूनुस हेड करते हैं और बाकी उनके एडवाइजर्स हैं, तो इसमें एडवाइजर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो तभी आप इन युवाओं को मना सकते हैं, समझा सकते हैं इनको। और रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह को खुद इन युवाओं के बीच में आना होगा क्योंकि वो पॉपुलर हैं इन युवाओं के बीच में, और वो इनको आके समझाएं कि आपकी जो बातें थी, आपने जिसके लिए आपने प्रदर्शन किया था, उग्र प्रदर्शन किया, जन आक्रोश आपका था, वो आपकी बात मान ली गई है। आपने पूरी तरह से जो विद्रोह किया, एक तरह से जनता का विद्रोह था ये, तो आपके केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनकी पूरी कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया है। अब पुराने जो सरकार के जो मंत्री थे उनके भी घरों को आपने जला दिया है, वो अब उनका दौर चला गया है। अब युवा जो नेता हैं, चाहे रवि लामिछाने हैं, बालेंद्र शाह हैं और दूसरे भी अगर कोई नेता आते हैं, उभर कर सामने आते हैं, तो वो कमान संभाल सकते हैं सरकार की। और अब उसके बाद इंटरिम सरकार थोड़े दिन काम करेगी, व्यवस्था लेकर आएगी काठमांडू में और पूरे नेपाल में, और उसके बाद फिर आम चुनाव हो सकते हैं उसमें, और आम चुनाव के बाद जो भी पार्टी चुनकर आएगी उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ये जो अंतरिम सरकार बनेगी, जिसको नागरिक सरकार नेपाल में कहा जा रहा है, उस नागरिक सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। एक तरफ वो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं और वहीं दूसरी तरफ मेयर हैं काठमांडू के जिनका नाम बालेंद्र शाह है। और इस सबके बीच ये तस्वीर, इस तस्वीर के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये तस्वीर कहाँ की है, इस तस्वीर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तस्वीर में क्या कुछ नजर आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। काठमांडू की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। प्रदर्शनकारी देख लीजिए किस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में एक तरफ प्रदर्शनकारी और उन्हीं का सामना करते हुए ये सुरक्षाकर्मी हैं। ये सुरक्षाकर्मी मुझे नजर आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुरक्षाकर्मी किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जो मंत्रियों के आवास में घुस रहे थे उन्हें रोकने के लिए जो सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी थी वो भी आपके सामने है। हालांकि मुस्तैदी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और बावजूद इसके कि सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मियों की तरफ से ये फायरिंग भी की जा रही थी, खदेड़ने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे, आंदोलनकारी डटे रहे और आखिरकार जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हीं को हथियार अपने डालने पड़े, जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हीं को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने। रोमाना, ये किसी का घर दिखाई दे रहा है, छत पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई आवास है, किसी रहा मंत्री का आवास है जितना इन तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं। और उसकी बालकनी में ऐसा लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और सुरक्षाकर्मी देख रहे थे कि सामने से भीड़ आ रही है आंदोलनकारियों की। सुरक्षाकर्मी देख रहे थे कि नीचे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं जो इस घर को आग के हवाले करने, तोड़फोड़ करने, तहस नहस करने के लिए आमादा हैं। उन्हें खदेड़ने की कोशिश सुरक्षाकर्मियों की तरफ से की जा रही थी और बाकायदा यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो वो स्पीकर्स भी हाथ में है, लाउड स्पीकर सुरक्षाकर्मियों के हाथ में है, उसके जरिए वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, वो आगाह भी करने की कोशिश कर रहे होंगे आंदोलनकारियों को। वो ये वार्न कर रहे होंगे उनको कि अगर आप आगे आएंगे तो हम आपके पर फायरिंग कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है आंदोलनकारियों के तेवर आज बहुत तल्ख, बहुत तीखे। आंदोलनकारी तो वो कहते हैं ना अपने सिर पर कफन बांधकर आज सड़क पर उतरे थे। आंदोलनकारी तो आज इस लड़ाई को करो या मरो की स्थिति में लेकर पहुंच गए थे और ऐसे में आंदोलनकारियों की तरफ से तो ये तय था कि या तो केपी शर्मा ओली रहेंगे कुर्सी पर या फिर ये आंदोलन रहेगा। और इसी
इसी को लेकर आंदोलनकारी जब तक केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा नहीं दे दिया, जब तक केपी शर्मा ओली की सरकार सत्ता से बेदखल नहीं हो गई, तब तक उग्र बने रहे, तब तक पथराव आगजनी लगातार होती रही। अब जाकर तस्वीर कुछ शांत हो रही है, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा तादाद में आंदोलनकारी सड़कों पर मौजूद हैं कि अब बुलंद शाह को आगे आना पड़ रहा है। बुलंद शाह आकर अपील कर रहे हैं आंदोलनकारियों से कि वापस लौटिए, और बुलंद शाह की अपील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही बुलंद शाह और वो जो युवा उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के एक नेता के तौर पर भी बुलंद शाह की इसलिए एक छवि बनी क्योंकि बुलंद शाह खुद युवा हैं। बुलंद शाह किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध नहीं है। बुलंद शाह निर्दलीय काठमांडू के मेयर चुने गए हैं, और ऐसे में बुलंद शाह पर नेपाल के युवा भरोसा कर रहे थे, और बुलंद शाह लगातार नेपाल के युवाओं के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और कल भी जब आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई तो सबसे पहले बुलंद शाह ही उन आवाजों में शामिल थे जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और इसी को लेकर अब बुलंद शाह भी आगे आ गए हैं। वो आंदोलनकारियों से अपील कर रहे हैं कि आप सड़कें खाली कीजिए, वापस लौटिए। खुद राष्ट्रपति की ओर से अपील कर दी गई है कि आंदोलनकारी अब देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, ये देश की संपत्ति है, आंदोलनकारी वापस लौटें। सेना प्रमुख की तरफ से आंदोलनकारियों से अपील की जा रही है कि अब आपका मकसद हासिल हो गया है, आप जो चाह रहे थे वो आपने पा लिया है, अब आप छोड़िए सड़कें, खाली कीजिए, वापस लौटिए। खुद जो अधिकारीगण हैं नेपाल के, जिसमें मुख्य सचिव आते हैं, गृह सचिव आते हैं, उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखकर आंदोलनकारियों से अपील की जा रही है कि अब आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो आप सड़कों को खाली कीजिए, वापस लौटिए। इसका कितना असर हो रहा है, इस पर हमारी नजर आगे रहेगी।